हेलो गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम MCQs से रिलेटेड यानी कि MCQs और जो वन लाइनर क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर के? सॉल्यूशन चैप्टर के आज हम पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी सॉल्यूशन किससे बना हुआ होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, तो सॉल्यूट आप उस चीज को बोलते हो। अब देखो सॉल्यूशन बना, मान लिया ए और बी दो कंपोनेंट से मिलकर बना, या कॉमन लैंग्वेज में बोले कि आपने पानी के अंदर चीनी मिला दी। ठीक है, तो अब इसमें से सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूट कौन कहलाएगा और सॉल्वेंट कौन कहलाएगा? तो आपने जो चीनी एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाली वो थी कम अमाउंट के अंदर, तो वो कहलाएगी आपकी सॉल्यूट। और जो पानी है वो क्या है? ज्यादा अमाउंट के अंदर है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सॉल्वेंट। तो ये चीज क्लियर होगी कि कौन सॉल्यूट कहलाता है, कौन सॉल्वेंट कहलाता है और किस किस से हमारा सॉल्यूशन बना हुआ होता है। सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट मेक्स द सॉल्यूशन। ओके, तो आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया, सीधा सीधा पूछ सकता है कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है एंडोथर्मिक सॉल्यूशन एंड एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। अब एंडोथर्मिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिन सॉल्यूशन को बनाने के लिए एंडो का मतलब होता है हीट को एब्जॉर्ब करना, यानी कि एंडोथर्मिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनको हमें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ती है सॉल्यूशन को बनाने के लिए। मान लिया आपने दो कंपोनेंट को मिक्स किया और आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन बन जाए, तो आपको वहां पर क्या करनी पड़ेगी? बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं एंडो। एंडो मतलब इन, सप्लाई कर रहे हो आप। तो कौन बनाते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस? आपके पास में एल्कली मेटल सॉल्ट, मतलब कि जितने भी आपके पास में एल्कली मेटल के सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि KMnO4, ये कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं अपने पास में? जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 के अंदर जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कली मेटल। जैसे सोडियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, ये क्या है? सबके सब एंडोथर्मिक सॉल्यूशन आपके पास में क्या है? एल्कली मेटल है। ठीक है, सोडियम हो गया आपके पास में, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम तो एल्कली अर्थ मेटल के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में? फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप में जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, उनके जो सॉल्ट्स होंगे वो क्या बनाएंगे? एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, यानी कि जिन सॉल्यूशन को बनाने से क्या होती है? हीट रिलीज होती है। मान लिया कि आपने दो चीजों को मिक्स करा और आप देखो जिस ग्लास के अंदर सपोज आपने मिक्स किया वो ग्लास अब बाहर से गर्म हो गया है, यानी वहां पर हीट क्या कर रही है? एक्सो मतलब एग्जिट कर रही है। तो बाहर क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। तो वो क्या बनाते हैं? एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। कौन बनाते हैं एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन? क्या जर्नल पहचान होगी? तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड बोलते हैं O वाले कंपाउंड्स को और हाइड्रोक्साइड बोलते हैं हम OH वाले कंपाउंड्स को। तो जैसे NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर आपको एल्कली मेटल के सॉल्ट दिख जाए तो वो बनाते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, और अगर दिख जाए आपको ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड तो ये क्या बनाते हैं? एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। ठीक है, अपने पास में 3 क्वेश्चंस यहां से क्लियर हो गए। कौन कौन से? एक तो कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, दूसरा कौन एंडोथर्मिक कौन एक्सोथर्मिक। 3 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। उसके बाद में आता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ से क्वेश्चन बनेगा कि हेनरी लॉ किस चीज के बारे में बताता है? तो हेनरी लॉ बात करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में। यानी हेनरी ने ये बोला, जो हेनरी भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की किसी भी लिक्विड के अंदर वो डिपेंड करती है प्रेशर अप्लाइड अबोव द गैस। ठीक है, यानी अब जितना ज्यादा प्रेशर गैस के ऊपर लगाओगे उतनी ही ज्यादा वो गैस क्या होगी? किसी लिक्विड के अंदर सॉल्युबल। ये किसने कहा था? हेनरी लॉ ने कहा था। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं और इन्होंने फॉर्मूला दिया था P, यानी प्रेशर अप्लाइड इज इक्वल टू KH इंटू का X। KH है आपका हेनरी कांस्टेंट और X क्या है? आपकी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से क्या निकल कर आता है आपके पास में? किसी भी गैस की अमाउंट। ठीक है,
अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि हेनरी लॉ किसके बारे में बात करता है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से। दूसरा फॉर्मूला पूछ सकता है दैट प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू का X। X क्या होती है, मोल फ्रैक्शन। KH क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। अब वो इसकी एप्लीकेशंस भी पूछता है। पहली एप्लीकेशन है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोको कोला, उसके अंदर क्या होता है, आपके पास में CO2 गैस डिसॉल्व होती है लिक्विड के अंदर। यानी जब CO2 गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी तब आपकी क्या होगी, कोल्ड ड्रिंक तैयार होगी। तो जितने ज्यादा हाई प्रेशर से आप CO2 गैस को पंप करोगे उस लिक्विड के अंदर, उतनी ही जल्दी वो उसके अंदर क्या होगी, डिसॉल्व होगी। कई बार हम देखते हैं ना कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को हिलाते रहो और एकदम से आप उसका कैप खोलोगे तो वो एकदम से बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो गैस ने अंदर क्या बनाया हुआ था, प्रेशर बनाया हुआ था। तो CO2 गैस तभी डिसॉल्व होगी उस लिक्विड के अंदर यानी कोल्ड ड्रिंक में जब आप उसको हाई प्रेशर अप्लाई करोगे। ठीक है, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन क्या है आपके पास में कि हाँ, जब हम घूमने जाते हैं, मतलब घूमने ही ये बोल सकते हैं कि जब हम माउंटेन एरिया के अंदर जाते हैं या हिली एरिया के अंदर जाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां पर प्रेशर कम होने की वजह से एयर के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम मिलती है। यानी कि जहां जहां पर आप लो प्रेशर पर जब जाते हो तो डिसॉल्व यानी कि एयर के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती चली जाती है, कम। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। वो आपकी एक तरीके से ये मान के चलो कि एयर के अंदर क्या है, डिसॉल्व ही तो है ना आपके पास में, प्रेशर कम तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम एक तरीके से। तो अब यूं तो वहां पर क्या हो जाती है, माउंटेन सिकनेस या फिर एनोक्सिया बोलते हैं। एनोक्सिया बोलते हैं जब आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो आपको चक्कर वगैरह आते हैं ना, तो उस कंडीशन को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लिया जो माउंटेनियर है वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाते हैं। अब उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ में ऑक्सीजन को फिल किया जाता है और जब वो हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर जाती है तो वो क्या होगी, ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाते हैं। जो आपके पास में स्कूबा डाइवर्स होते हैं यानी जो पानी के अंदर जाते हैं, वहां भी आपके पास में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि सोल्यूबल नहीं है वहां पर। तो वहां भी जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर में ऑक्सीजन भरी होती है, वो जो हमारे ब्लड के अंदर जाएगी तो ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगी और पूरी बॉडी के अंदर क्या होगी, वो ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये सब किसकी एप्लीकेशंस हैं, हेनरी लॉ की। ओके, आगे हम बात करते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ हमारे पास में बताता है, यहां पर राउल्स लॉ बताएगा हमें पार्शियल प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में। यानी कि राउल्स लॉ इस तरीके से समझो, आपके पास में एक कंटेनर था, यानी मैंने दो गैसेस ली, सपोज एक ए गैस थी, गैस नहीं लेंगे यहां पर हम लिक्विड लेंगे क्योंकि जो राउल्स लॉ है ये बात करता है वोलेटाइल लिक्विड के बारे में। यानी कि जिन लिक्विड के क्या बनते हैं, वेपर्स बन सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, तो देखो अब आपने एक लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड एक कंटेनर के अंदर लिया, नीचे से आपने उसको हीट सप्लाई करी। ठीक है, तो क्या होंगे, धीरे धीरे उसके वेपर बनेंगे। ठीक जैसे कि पानी गर्म होता है हमारे पास में, तो मान लिया आपने सिर्फ एक ए ही लिक्विड लिया था तो सारे के सारे वेपर उसके अकेले के बनेंगे। तो यानी जब उसके वेपर बन जाएंगे, अब वेपर प्रेशर किस पॉइंट पर हम बोलेंगे, जब आपके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर और एक तरीके से जो आपके पास में गैसियस फॉर्म के अंदर यानी वेपर फॉर्म के अंदर जो आपके पास में क्या बनेंगे, पार्टिकल्स, वो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। यानी जब इक्विलिब्रियम रीच्ड हो जाता है उस टाइम पर हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, हमारे पास में तो राउल्स लॉ के पहले फॉर्मूले से देखो, दैट PS मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर नहीं, यहां पर P रिप्रेजेंट करेगा पार्शियल प्रेशर को। अब इसी बात को मैं समझा रही थी, जब वो एक कंटेनर के अंदर सिर्फ ए लिक्विड के वेपर्स होंगे तो कहलाएगा वो उसका वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। यानी उसका हमने क्या करा, ए का प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर मेजर करा, जबकि आपने ए और बी दो लिक्विड को मिक्स कर दिया, उनके वेपर बनाए, तो उस टाइम पे जो आपके पास में वो प्रेशर हम मेजर करेंगे उसका, वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। जो अकेले में प्रेजेंट होता है तो प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर निकालते हैं, और जब मिक्सिंग हो जाती है तो क्या आता है आपका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है कुछ अमाउंट के अंदर, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अब क्या होगा
होगा वो अकेला तो प्रेजेंट है नहीं, तो यानी एक तो ए के जो पार्टिकल्स होंगे वो बी के साथ में कोलाइड करेंगे, कंटेनर के साथ में भी कोलाइड करेंगे, तो यानी पार्शियल प्रेशर हमेशा क्या आता है, प्योर स्टेट के प्रेशर से कम आता है। क्योंकि वो यूं मान लो कि एक तो है एक अकेला बंदा अपना कोई हिस्सा लेकर चला जाए, एक है दो प्रेजेंट है, तो उनमें लड़ाई झगड़ा भी होएगा, तो पूरे वाले से तो कम ही प्रेजेंट होगा ना। तो हमेशा जो वेपर प्रेशर होता है प्योर स्टेट का वो ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर से। ठीक है, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इससे निकल जाएगा टोटल प्रेशर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ये बराबर होता है पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। पी नॉट ए है प्योर जो आपका क्या है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, एक्स से है उसकी मोल फ्रैक्शन। ठीक ऐसे ही पी नॉट बी क्या है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ बी, और एक्स बी क्या है उसकी मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो गया राउल्ट्स लॉ क्या है। उसके बाद में मैं बात करूंगी आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपके पास में, जिनका यानी जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो उनके अंदर ना तो कोई वॉल्यूम में चेंज आए ना कोई हीट में चेंज आए। मतलब सपोज आपने पानी और चीनी को मिक्स किया, एक जनरल एग्जांपल बता रही हूं मैं, एक आइडियल गैसेस आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। मान लिया आपने चीनी और पानी को मिक्स किया, तो ना तो मतलब क्या हुआ उसकी वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज आया, ना ही जो वो ग्लास था ना वो गर्म हुआ ना ठंडा हुआ, मतलब हीट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जैसे इसके एग्जांपल है आपके पास में बेंजीन और टॉल्विन को जब आप मिक्स करते हो तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है, हेक्सेन और हेप्टेन को मिक्स करते हो तब भी आइडियल सॉल्यूशन बनता है, ब्रोमो बेंजीन प्लस में क्लोरो बेंजीन भी आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड भी क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। रीजन ये है कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबके अंदर जो दो कंपोनेंट है उनका स्ट्रक्चर में क्या है, काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। इसीलिए डेल्टा एच मतलब हीट में कोई चेंज नहीं आता दोनों को मिक्स करने पर, डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। पर हाँ, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो डेल्टा एस मतलब कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और डेल्टा जी मतलब गैस फ्री एनर्जी हमेशा क्या करती है, घटती है, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, उसके बाद में जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिवली जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं और एक होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन को। समझो अगर आपके पास में वॉल्यूम चेंज आया पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम बढ़ गई, डेल्टा एच आया पॉजिटिव मतलब हीट क्या हो रहा है, वो यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खुद की हीट को बढ़ा रहा है, तो वो कैसे बनते हैं, पॉजिटिवली डेविएशन सॉल्यूशन बनते हैं। नेगेटिव डेविएशन के अंदर डेल्टा वी वॉल्यूम घटेगी, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब हीट एनर्जी रिलीज होगी, अपने में से आप किसी को कुछ दोगे तो आपकी वैल्यू घटेगी ना। तो यही हमारे पास में पॉइंट है कि पॉजिटिवली डेविएशन सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच हमेशा बढ़ता है, डेल्टा वी भी बढ़ता है, और एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी तो तीनों के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उनका एग्जांपल है वाटर एंड इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, ये तो मैंने दो बार लिख दिया, मतलब एक ही है ये आपके पास में क्या है, एक तो हो गया एग्जांपल वाटर प्लस में इथाइल अल्कोहल और एक क्या है आपके पास में यहाँ पर CCl4 प्लस में एसीटोन यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस में एसीटोन। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक एग्जांपल आएगा इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन भी क्या करते हैं, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन ही बनाते हैं। कौन, इथाइल अल्कोहल प्लस में एसीटोन। तो ये चीज क्लियर होगी, तीन एग्जांपल किसके हैं आपके पास में, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन के। ठीक है, एग्जांपल्स ही पूछते हैं हमसे एमसीक्यू में तो, या फिर ये वैल्यूज पूछेगा कि किसके अंदर ग्रेटर देन 0 आएगी, किसमें लेस देन 0 आएगी, कौन सी कंडीशन तीनों के अंदर सेम रहेगी, यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल के दो पार्ट। ठीक है, जबकि नेगेटिव डेविएशन में क्या आता है, आपकी डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है मतलब लेस देन 0, डेल्टा वी भी लेस देन 0 हो जाता है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या करती है, घटती है। इसको आप डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी बोल सकते हो। अब नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल हैं, देखो पहला आता है, इस वाले एग्जांपल को आप रहने दो, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन, सिर्फ यही वाले करो, वाटर अल्कोहल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में एसीटोन। ठीक है,
नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है जब आप क्लोरोफॉर्म के अंदर एसीटोन को मिक्स करते हो, या एसीटोन के अंदर आप एनिलीन को मिक्स करते हो, या फिर वाटर को किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करते हो, जैसे कि HCl, HBr, HI, ये क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, हमारे पास में बस ये चीज याद रखना, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन ही आएगा, एसीटोन के साथ एनिलीन ही आएगा। ऐसा मत करना कि भाई क्लोरोफॉर्म और एनिलीन भी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, नहीं, ये पेयर में ही याद रखने होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसके एग्जाम्पल क्लियर हो गए। अब आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल उतनी ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मान लिया कि एक मॉलिक्यूल के मतलब कि एक आपने क्या लिया, कोई एग्जांपल लिया, जैसे मान लिया, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे K2CO3 लिख रखा है, पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट जब टूटता है आपके पास में तो ये देता है हमको 3 पार्टिकल्स। तो यानी एक तो दे रहा है 3 पार्टिकल, एक साथ में मैं NaCl लेती, NaCl टूटेगा तो देगा 2 पार्टिकल, तो यानी 3 पार्टिकल वाले की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा इन कंपैरिजन टू 2 पार्टिकल वाले की। मतलब कुल मिला के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। अब कौन कौन सी होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों की चारों क्या है आपके पास में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स। ठीक है, याद रखना कौन कौन से हैं। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर का हम फॉर्मूला लिखते हैं, P0 होता है प्योर स्टेट के अंदर प्रेशर, PS होता है जो आपके पास में अब आएगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कब, अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी हम पढ़ेंगे ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके पास में सॉल्वेंट है ना, या जो सॉल्यूशन है आपके पास में, उसके अंदर क्या करेंगे, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे। कैसा ऐड करेंगे, एक तो प्योर सॉल्वेंट हो गया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट वर्ड यूज करो कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल आप सॉल्यूट को ऐड करोगे, तब ही ये चारों के चारों के अंदर क्या आती है, वैल्यू चेंज आती है। रीजन कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा वो इन प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे कि ऑस्मोटिक जो आपके पास में वेपर प्रेशर है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से घट जाता है। रीजन पहले तो एक था कि वेपर्स उसके डायरेक्टली बन रहे थे, मान लिया पानी है, आपने कुछ भी नहीं डाला तो डायरेक्टली उसके वेपर हैं। एक आपने उसके अंदर क्या करा, सैंड मिक्स कर दी, मान लिया रेत के पार्टिकल्स, तो वो रेत के पार्टिकल्स क्या करेंगे, खुद तो वेपर बनाएंगे ही नहीं। जैसे ही वाटर के वेपर बनने शुरू होंगे तो वो सैंड के नीचे से एनर्जी लेके ऊपर जाएंगे, उन सैंड के पार्टिकल के साथ में टकराएंगे और वो ऊपर तक वेपर बन के पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब देखो क्या होता है, मान लिया आपने चाय का पतीला चढ़ाया तो नीचे से पार्टिकल क्या, देखो चाय के पतीले में देखना नीचे से बुलबुले से उठते दिखाई देते हैं। क्या होता है, पार्टिकल्स नीचे से एनर्जी लेकर जो गैस से आपको मिल रही है और क्या करेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे और वेपर बनाएंगे। पर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो वेपर्स एनर्जी लेंगे, उनके साथ टकराएंगे, थोड़ी सी एनर्जी घट जाएगी उनकी, यानी कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा आपके पास में, कम हो जाएगा। अब पहले अगर ज्यादा आ रहा था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों, एक तो आप भाई कहीं पे आपको जाना है, आप एक शांति से जाओ, एक किसी से लड़ झगड़ के जाओ तो आप लड़ाई झगड़ा कराने वाले कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट पार्टिकल, तो उनकी वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू केबी इंटू का एम। केबी आपके पास में होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर नहीं होएगा, मोलर होगा क्योंकि हम यहाँ पर मोलारिटी को यूज करेंगे। एम क्या है आपके पास में, मोलारिटी, तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया जाता है या फिर यहाँ पर आप मोलारिटी की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास में अब बॉइलिंग पॉइंट भी क्यों बढ़ता है, रीजन वही हो जाएगा कि जो नॉन वोलेटाइल आपके पास में सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को आने नहीं देंगे। मान लिया कोई चीज पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रही थी तो अब वो होगी 110 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर मतलब 105 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब कुल मिला के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब लेट वो सब्सटेंस क्या होगा, बॉईल होगा। रीजन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। उसके बाद में आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू का एम, मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। अब बताऊंगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटा है। अब इसका रीजन बताऊंगी क्या है।
इस KF को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर एक नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। दोनों नाम इसी के ही हैं। इन कांस्टेंट के नाम डायरेक्टली एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, पूछेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है या डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। 4 प्रॉपर्टीज दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे उलझाएगा वो आपको, ठीक है। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, या उससे पहले ये बताती हूँ क्या होता है कि अगर आप मान लिया पानी आपको फ्रीज कराना था, आइस बनानी थी, आपने उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, तो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं जब आप उनको फ्रीज कराते हो तो वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। क्या करेंगे, ऊपर तो हीट को कम करा रहे थे, लेकिन जब आप उनको फ्रीज कराते हो तो वो हीट रिलीज करते हैं। अब मान लिया कि आपके पास क्या करा, आपने फ्रिज में आप रखने जा रहे हो क्या, बर्फ को जमने के लिए, यानी आइस को फ्रीज होने के लिए। अब उसके अंदर ऐसा कुछ प्रेजेंट है जो हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो वो पानी जल्दी से ठंडा नहीं हो पाएगा, यानी कि फ्रीज नहीं होगा। मतलब अगर पहले आपके पास में आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी अगर जम रही थी, तो अब कितने पे बनेगी, अब मान लिया -2 डिग्री सेल्सियस चाहिए या -3 डिग्री सेल्सियस चाहिए, टेम्परेचर क्या कर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CRT। C का मतलब कंसंट्रेशन, R का मतलब गैस कांस्टेंट एंड T का मतलब टेम्परेचर। इससे इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सिर्फ पूछा जाता है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद में मैंने ऐसा आयोटा जैसा सिंबल बनाया है, इसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर या आई आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस आई को हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब मैंने बोला ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसके